अकॉर्डिंग, जैसे यूएनओ हो गया, इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया को एक तरह से संचालित करने का काम करती है कि शांति बनी रहे, आपस में सहयोग हो देशों में और व्यापार वगैरह सब अच्छे से चलता रहे। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है एक देश के दूसरे देश पे, जो एक देश होता है दूसरे देश से जो संबंध बनाता है वो किस बेस पर बनाता है। ऐसी कौन कौन सी डायमेंशन है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से जो हित होते हैं उनको ध्यान में रखकर एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक यही है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो आज चलिए देखते हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं, वो डायमेंशन है, हम सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से डायमेंशन है जिनके बेस पे एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखो, संबंधों का जो आधार होता है सबसे पहली बात, हाँ, जैसे हम पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसके जो अवस्था वगैरह बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं इसमें एक देश दूसरे देश के संबंध तभी स्थापित करेगा जब उसके अपने देश के जो हित हैं उससे फुलफिल हो रहे हों। तो यही आधार होता है किसी भी देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने का। जैसे जो राष्ट्रीय हित होते हैं ना, वही मैटर करते हैं कि किसके साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, या किसी देश के साथ किसी देश के कैसे संबंध होंगे। और ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर संबंध स्थापित करते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि उस देश की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, शासन प्रणाली मैटर नहीं करती, विचारधारा जो मेंटेलिटी है ना वो मैटर नहीं करती है संबंध स्थापित करने के लिए किसी देश के लिए। तो सबसे पहले देखो, यदि हम पर्सनल लाइफ में भी अगर देखें, जैसे पर्सनल लाइफ और जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है बहुत हद तक लगभग समान होते हैं। जैसे पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम जब किसी से वार्ता करते हैं या कोई उससे हमें काम निकालना होता है तो बहुत अच्छे से सब कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि उसका स्टेटस क्या है, उसके पास पैसा कितना है, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं कि वो हमारे कल को किस तरह से काम में आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से देश जो होते हैं वो भी देखते हैं कि हमारे देश के लिए क्या ये जो डिफेंस है, इसका डिफेंस सिस्टम क्या ये हमें प्रोवाइड करा सकता है, क्या हम अपनी जो राष्ट्रीय हित हैं जैसे सुरक्षा हो गई और जैसे परमाणु जो एनर्जी हो गई वो हो गई, और डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो सब कुछ हमें मिलेंगे या नहीं इससे फ्यूचर में। तो बहुत सारे जो डायमेंशन होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो किस किस तरह की डायमेंशन बनती है जिससे कि हमारे राष्ट्रीय हित सजते हैं किसी देश से और हम उनसे जो देश है वो इन देशों पर संबंध स्थापित करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं कितने तरह की डायमेंशन बनती है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो दूसरा देश है हमारी सिक्योरिटी में, जो हमारे देश की सिक्योरिटी है उसमें कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकता है या कहाँ तक हमारी हेल्प कर सकता है उस देश से जो हमारे विरोध में है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे इंडिया। तो आप सभी को पता है इंडिया के संबंध इधर पाकिस्तान से भी थोड़े बेकार हैं, अच्छे नहीं है, और इधर चाइना से भी। चाइना से कैसे है, क्योंकि चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट जो उसकी प्रवृत्ति है वो शुरू से देखी गई है। ठीक है, जितने भी देशों के साथ चाइना की बाउंड्री लगती है, चाहे वो रशिया से ले लो और मंगोलिया से ले लो, इधर वियतनाम वगैरह जिससे भी लगती है ना, डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है। चाहे सी की बात कर लो, जैसे दक्षिण चीन सागर पर वो हमेशा ब्लेम करता ही रहता है, 9 डैश लाइन बना दी है, ये सब मेरा है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे उसके विवाद चलते रहते हैं। तो इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो जो यूएस है, यूएस काउंटर बैलेंस करने में हमें बहुत सारी हेल्प करता है। ठीक है, वो डिफेंस इक्विपमेंट भी देता है। ये बात अलग है कि वो जो डिफेंस हमको जो डिफेंस इक्विपमेंट जो प्रोवाइड कराता है वो काफी पुरानी जनरेशन के होते हैं, क्योंकि लेटेस्ट और सबसे जो एडवांस टेक्निक है वो टेक्नोलॉजी है वो हमको ट्रांसफर करने से हमको क्या कोई भी देश चाहेगा नहीं कि जो टॉप टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे को प्रोवाइड की जाए। वो पुरानी दे देते हैं लेकिन नई नहीं देते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रीय हित किस किस बेस पे सजते हैं हमारे। जैसे सुरक्षा आयाम नंबर 1,
दूसरा, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है, ये देख लेते हैं बाद में। ठीक है, सुरक्षा आयाम, और ये भी देखना पड़ता है कि सुरक्षा के लिए खतरा क्या क्या है। और राजनीतिक संबंध देखने पड़ते हैं कि राजनीति से किस तरह से सकते हैं, आर्थिक हित देखते हैं, अपने सैन्य हित देखते हैं, और सांस्कृतिक संबंध देखते हैं। इन बेसों पर जो है एक देश दूसरे देश से संबंध स्थापित करता है। तो चलिए देखते हैं सुरक्षा आयाम। सुरक्षा आयाम में क्या है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है वो कैसे हैं। जब कोई देश, ये जैसे एग्जांपल मान लो इंडिया है, इंडिया यूएस से संबंध स्थापित करेगा, तो वो सबसे पहले देखेगा स्ट्रेटेजिक, मतलब रणनीतिक जो हित है वो कैसे हमारे सदरे हैं। जैसे चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत हद तक यूएस सपोर्ट करता है, तो वो हो गए। दूसरा, भौगोलिक कारक जो सुरक्षा को बेहतर बनाए। भौगोलिक कारक मतलब भौगोलिक कारक में ऐसा आ जाएंगे जैसे कि जो देश है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है, क्या जो भौगोलिक कारक है, जैसे पहाड़ हो गए या समुद्र हो गए, इस तरह की जितनी भी भौगोलिक चीजें होती है वो भी बहुत हद तक उस देश की जो क्या कहते हैं संबंध स्थापित करने में बहुत हेल्प करता है। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी। और तीसरा, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा भी प्रोवाइड कराएगा, तो इस बेस पे भी बन जाते हैं संबंध। सूचना की साझेदारी और रक्षा सामग्री, ये इतने फैक्टर हैं सुरक्षा के आयाम से लेकर सामरिक हित देखते हैं, भौगोलिक कारक भी देखते हैं उस देश के, और परमाणु ऊर्जा कैसी है उस देश की, कितनी एडवांस है, साइबर सुरक्षा किस तरह की है, उसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको ये साइबर सुरक्षा को मतलब सिक्योर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, कौन सी टेक्नोलॉजी है। सूचना की साझेदारी, जो जैसे मान लो अभी जैसे इंडिया है, इंडिया का किसी के साथ अगर युद्ध हो जाए मान लो, तो उसमें क्या है जो टेक्नोलॉजी, जैसे यूएस के पास, उसके आपको पता है उसकी जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, जैसे जिसको जीपीएस कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो उसके थ्रू हमें पोजीशन मिल जाती है कि कौन से सैनिक कहाँ पर है, तो वो जो सूचना होती है वो हमें प्रोवाइड करा सकता है। रक्षा सामग्री, और जैसे फाइटर जेट हो गए, न्यूक्लियर सबमरीन हो गई, इस तरह के जितने भी वेपन होते हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसके बेस पे भी संबंध अच्छे होते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि भारत की बात करें तो भारत के लिए जो सुरक्षा की दृष्टि के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से क्यों कौन कौन से देश ज्यादा खतरा उत्पन्न करते हैं। चाइना का आप सबको पता है, लेकिन हालांकि जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें क्या है, चाइना के संबंध और इंडिया के थोड़े इंप्रूव होते दिखाई पड़ रहे हैं। इंप्रूव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो यूएस है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, उनकी वजह से थोड़े चाइना, रसिया और इंडिया थोड़े क्लोज आ रहे हैं अच्छे से। रसिया के साथ तो हमारे संबंध ठीक है, लेकिन चाइना के साथ थोड़े गड़बड़ आ रहे थे, तो अभी मुझे लगता है हाल फिलहाल में थोड़े ठीक हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कसम खाकर बैठा है कि वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी वहां पीएम बने तो उससे मैटर नहीं करता। वो ऐसा लगता है कि शुरू से दुश्मनी करके ही बैठा है, वो हमेशा उसी से दुश्मनी रहती है। अब चलिए देखते हैं अब हमारे जो मित्र हैं वो क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको अमेरिका कहते हैं। चलो फिलहाल थोड़े संबंध गड़बड़ाए हुए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे संबंध जो है बहुत जल्दी 2-4 साल में तय नहीं होते हैं, क्योंकि लंबा टाइम लगता है किसी भी देश को दूसरे देश से संबंध स्थापित करने में। लगभग 20 साल लग गए हैं यूएस के जो एक्स जो प्रेसिडेंट थे उनको इंडिया से अच्छे संबंध बनाने में। ठीक है, तो मिस्टर ट्रम्प के आने से ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो संबंध है बैकफुट पर चले जाएंगे। कितना कार्यकाल है यूएस के प्रेसिडेंट का, मैक्सिमम 4 साल। 4 साल के बाद हो सकता है कोई दूसरे प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हो सकता है कि अच्छे हो जाए संबंध। और जो इससे जो एक प्रॉफिट होगा इंडिया को, इंडिया मान लो जैसे अभी कदम ले रहा है, जैसे सिक्योरिटी के मामले में, डिफेंस के मामले में, और मान लीजिए जैसे ये अभी स्वदेशी ऐप बनने हैं, जैसे अराताई हो गया, जोहो हो गया और ओला हो गया, इस तरह के जितने भी ऐप डेवलप हो रहे हैं बहुत जल्दी से, तो वो कहीं ना कहीं ये जो मिस्टर ट्रम्प है, इनकी जो पॉलिसी है इंडिया के थोड़ा अच्छा से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, एंटी इंडिया हो रहे हैं लगभग थोड़ा। तो इससे जो इंडिया 10 साल बाद काम करने, जो जो मुद्दे थे, जो क्षेत्र थे जिन पे इंडिया 10 साल बाद काम करता, वो कहीं ना कहीं इसी समय 10 साल पहले उन मुद्दों पर काम करना चालू कर रहा है। ठीक है, पहले से ही काम करना चल रहा है, तो ये मान लो एक अच्छा कदम है।
रसिया रसिया का आप जानते हैं कि रसिया से इस समय क्रूड ऑयल बहुत परचेज हो रहा है इस समय इंडिया में। और आप जानती हैं जैसे 1970 के दशक में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रसिया के, उनसे डील की थी रक्षा रक्षा को लेकर, डिफेंस। ठीक है, तो तभी से हमारे संबंध रसिया से बहुत अच्छे हैं। इसराइल से भी ठीक ही हमारे संबंध, फ्रांस से आप सभी को पता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि जो राजनीतिक संबंध है वो कैसे है। तो देखो, राजनीतिक संबंध कब बनते हैं किसी देश से? वो बनते हैं, देखो, जो देश इंडिया का, मान लो इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया के संबंध किससे अच्छे होंगे? तो इंडिया के संबंध उससे अच्छे होंगे जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करे। ठीक है, जो देश अगर इंडिया कश्मीर के बारे में कुछ कह रहा है तो उसका समर्थन करे, ना कि विरोध, तो वो ऑब्वियसली इंडिया का फ्रेंड होगा। मान लीजिए भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा जो करेगा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर या और पर्सनली जैसे भी कोई भी देश, तो वो क्या होगा? इंडिया का फ्रेंड माना जाएगा। और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें भारत की स्थायी सीट का समर्थन जो भी देश करेगा वो ऑब्वियसली इंडिया का फ्रेंड होगा। अब भारत का आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन करेगा, वो भी ऑब्वियसली इंडिया इंडिया के संबंध उससे अच्छे होंगे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के विचारों का समर्थन जो भी करेगा, जैसे ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जितने भी करेंगे तो वो सब इंडिया के मित्र माने जाएंगे एक तरह से। अब चलिए मान लेते हैं कि सैन्य सैन्य जो डायमेंशन है, सैन्य हित हमें कैसे कैसे करते हैं कि हम किसी दूसरे से संबंध बनाएं। तो डायमेंशन देख लेते हैं सैन्य। तो सैन्य से मतलब जैसे साझे सैनिक अभ्यास, जैसे आप जानते हैं इंडिया और फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, इनके साथ युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में रसिया के साथ युद्ध अभ्यास हुआ है इंडिया का, बहुत सारे देश आए थे उसमें। यूएस के मिस्टर ट्रम्प ने बहुत विरोध किया था उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी बार गए थे रसिया। रसिया में हमारे सैनिक बहुत टाइम से जा रहे हैं। ठीक है, वहां बहुत सारे आ रहे थे। चलिए अब देख लेते हैं अधिकारियों का आदान प्रदान। आप जानते हैं कि जैसे हर देश के अंदर एक क्या होती है, जो राजदूत होते हैं, राजदूत जैसे यूएस के इंडिया में है, इंडिया के यूएस में है। तो इस तरह से जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर, वो एक दूसरे देश के एक दूसरे के देश में रहते हैं। अब चलिए सैन्य सामग्री का आयात। सैन्य सामग्री मतलब उसमें यूरेनियम तो चलो बहुत कम देते हैं, बहुत सारे होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर, ये सब इन्वेस्ट वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो उस तरह के जितने भी सैन्य सामग्री होती है, चाहे जेट इंजन हो गए या और भी बहुत सारे, जैसे राइफल वगैरह बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सारी चीजें देते हैं। हथियारों का साझा उत्पादन, आप जानते हैं कि जैसे रसिया और इंडिया ने ब्रह्मोस का उत्पादन दिया था, ब्रह्मोस का, तो वो इंडिया में ही किया था। तो ये हो गया हथियारों का साझा उत्पादन। अब चलिए देख लेते हैं कि जो 6 है वो डायमेंशन क्या, सांस्कृतिक संबंध। अब सांस्कृतिक बेस पे भी जो देश होते हैं उनके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए मॉरिशस। मॉरिशस में इंडिया की बहुत अच्छी खासी जनसंख्या रहती है, जिससे कि हमारे जो संबंध है मॉरिशस के साथ बहुत अच्छे हैं। तो लोगों के बीच संबंध इस बेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। त्योहारों का आयोजन, मतलब मैक्सिमम, जैसे आज क्या है, आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत सारे देशों के बहुत सारे भागों में निवास करती है। जैसे मान लीजिए मॉरिशस हो गया, अभी इसमें ब्राजील हो गया, बहुत सारे देशों में जो इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम में देख लो, सभी जगह में। ठीक है, वहाँ त्योहारों का भी आयोजन होता है। अब चलिए देखते हैं अध्ययन केंद्रों की स्थापना। मान लीजिए इंडिया इंडिया में कोई स्पेशल जो इंस्टीट्यूट है वो किसी दूसरे देश में जाकर खोलेगी, तो जहाँ इंडिया के जो वहाँ नागरिक हैं वो उसको प्रमोट करेंगे, वहां जाकर पढ़ेंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है जो देशों के संबंध होते हैं। योग कार्यक्रम, आप जानते हैं जैसे कि योग है, योग जब से हमारे जो वर्तमान जो पीएम है, जब से वो आए हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रमोट किया है योग को। तो इसलिए लगभग योग जो दिवस है वो भी मनाया जाता है। और आज दुनिया के लगभग मैक्सिमम देशों में क्या है, योग को अपनाया जा रहा है। योग का मतलब वो नहीं है कि धार्मिक मुद्दा जोड़कर देखो, धार्मिक से मतलब नहीं है। जो योग है, योग से क्या होता है, हम स्वस्थ कितने हैं, बहुत सारे फायदे हैं उसके। ठीक है, योग से
अब चलिए और अब देखते हैं कि हमारे जो मित्र हैं, ठीक है, हमारा मित्र कौन होगा? अगर उसके अंदर क्या चीजें होंगी तो हमारा मित्र होगा, और क्या चीजें अगर उसके अंदर नहीं है तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा मित्र कौन होगा। तो जैसे अभी रसिया के साथ, वो यूएस के साथ तो अभी संबंध थोड़े बैकफुट पर चले गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगे। जापान, जापान को आपको पता ही है, जापान के साथ हमारे बहुत सारे संबंध है। आपको पता है कि जो मेट्रो है, मेट्रो में भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया उन्होंने, जो बुलेट ट्रेन वगैरह होती है उसमें भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। फ्रांस से तो आपको पता ही है, अच्छे हैं। रशिया का भी आपको पता ही है, रशिया से भी बहुत अच्छे संबंध है। इनसे हितों का टकराव नहीं होगा, इनसे जो हमारे हित है उनका टकराव नहीं होगा। हित मतलब जो ये हित है हमारे, जैसे कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन सभी करते हैं, लोकतंत्र की प्रशंसा भी करते हैं, यूएनएससी सीट में भी क्या करते हैं, स्थायी सीट का ये जितने भी देश हैं अप्रिशिएट करते हैं, और आतंकवाद के मुद्दे पे कहीं ना कहीं करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं हमारे विचारों को, इंडिया के। अब चलिए देखते हैं जो सहयोग होते हैं, साझे सहयोग। जो सहयोग, कौन हमारा सहयोग करता है तो हमारा मित्र है, और जो विरोध करता है वो ऑब्वियसली आपको पता है, मित्र नहीं होगा उससे संबंध भी अच्छे नहीं है। देखो पार्टनर क्या होता है, पार्टनर में सहयोग होता है। आपको पता है पार्टनर जो फ्रेंड होता है उससे बढ़कर होता है पार्टनर। तो जो पार्टनर के साथ सहयोग होगा, सहयोग कैसे होगा? साझे हितों के कारण। जैसे मान लीजिए आतंकवाद है, तो आतंकवाद जो है इंडिया की भी प्रॉब्लम है, यूएस की भी प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है। तो उस पर जो जो भी सहयोग है ना, सभी का होगा लगभग। और मान लीजिए बहुत सारे हैं, जैसे किसी की इकोनॉमी के लिए कोई कुछ जरूरी हो सकता है, किसी के कुछ, तो वो जब तक उनके साझे हित नहीं होंगे तब तक एकदम वो एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो हित होते हैं वो भी समान होने चाहिए, तब एकदम अच्छे से संबंध होंगे। और आर्थिक आधार पर इस समय जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? यदि किसी देश का किसी देश के लिए इम्पोर्टेंट होना आर्थिक रूप से, तो अच्छे से उससे संबंध जो अच्छे होंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में ले लीजिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? जैसे चाइना ने सीपीईसी के नाम पर कितना लगभग $50 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था वो रखा था सीपीईसी। लेकिन अभी क्या है, अभी सपना तो अच्छे दिखाता है चाइना, और ऊंचे ऊंचे दिखा देता है, दिन में दिखा देता है बढ़िया, लेकिन बाद में क्या होता है, पटक मारता है नीचे। जैसे अभी देखा आपने, सीपीईसी पूरा हुआ नहीं है, और लगभग उसके लगभग $65 बिलियन जा चुके हैं, उसमें बहुत बड़ा रेट हो गया। चलिए छोड़ते हैं उसको, और देखते हैं अब विरोधी कौन होगा हमारा। हमारा विरोधी जो वो होगा जिस जिस जो हमारे हित होते हैं और उसके हित होते हैं वो आपस में मैच ना हो, टकराव हो। जैसे मान लीजिए इंडिया कहता है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए जड़ से। अब मान लीजिए चाइना सपोर्ट कर देता है पाकिस्तान को, तो क्या पाकिस्तान भी अप्रिशिएट करता है आतंकवाद को, तो इनसे संबंध थोड़ी ना, इनसे तो टकराव है हमारे हित होगा, तो नहीं होंगे। जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इनसे नहीं होंगे। अब चलिए देख लेते हैं जो भू राजनीति होती है, जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स आपने बहुत शब्द सुना होगा कि जियो पॉलिटिक्स, व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? तो देखिए जियो पॉलिटिक्स से क्या मतलब होता है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब वो ये भू राजनीतिक, इसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो भौगोलिक कारक, विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक का मतलब ऐसा है, जो तुम्हारा भूगोल है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का भूगोल कैसा है, वो जो देश है इंडिया वो कहाँ पर स्थित है, क्या उसकी जो समुद्र से जो कोस्ट लाइन है मिलती है ना मिलती है, पहाड़ है, मिनरल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज वो उसके अंदर है या नहीं है, उसके बेस पे भी संबंध स्थापित होते हैं अच्छे से। ठीक है, वो भी जो विदेश नीति होती है वो भी उसको बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। दूसरा देखते हैं भौगोलिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक तो देश का आकार, यानी देश का आकार कैसा है, क्या वो इम्पोर्टेंस है, ये छोटा है बड़ा है, किस तरह का है। ठीक है, देश का आकार कैसा है, और जो देश है उसकी अवस्थिति, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है वो, क्या वो बफर राज्य है? बफर राज्य उसको कहते हैं जो दो बड़े राज्य होते हैं, जो दो बड़े देश होते हैं उनके बीच में जो छोटा देश होता है उसको कहते हैं बफर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऊपर चाइना, नीचे इंडिया, बीच में क्या आ गया, भूटान आ गया, नेपाल हो गया, इनको कहते हैं बफर स्टेट। अब देखते हैं भू अवध। अब देखते हैं जो देश है तो वो कहीं लैंड लॉक्ड तो नहीं है। लैंड लॉक्ड का मतलब ऐसा होता है कि वो किसी भी तरह से समुद्र से डायरेक्ट टच में ना हो, या उसकी कोस्ट लाइन ना लगती हो, वो दूसरे देशों से घिरा हो, बीच में हो। ठीक है, उसको कहते हैं भू अवध।
चलिए देखते हैं उसकी जो ऊंचाई है देश की, क्या उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं या उसकी टोपोग्राफी कैसी है, और क्या उसके जो कोस्ट लाइन है वो समुद्र से लगती है या नहीं लगती है, क्या समुद्र को छूता है या नहीं। ठीक है, तो ये सब भी निर्धारित करते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए हमारी रणनीति क्या कहती है, दो विचारधाराएं होती हैं, एक होती है आइडियोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं आदर्शवादी, इसमें हम आदर्शवादी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या इसको कहते हैं नैतिकतावादी। और दूसरी होती है रियलिस्ट जिसको कहते हैं यथार्थवादी। अब देखो यथार्थवादी का मैं अगर सिंपली मतलब बताऊं तो सिंपली मतलब क्या होता है यथार्थवादी। यदि मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह बात कहूं तो यथार्थवादी का मतलब होता है मतलबी, मतलब मेरा काम निकल गया बस खत्म, क्योंकि मैं पावरफुल हूं, मैं कैसे भी काम निकाल सकता हूं। और बहुत सारे होते हैं कि हाँ काम निकलवा ही देते हैं, तो वो होता है यथार्थवादी। भी बात करेंगे क्या होता है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं आइडियलिस्ट जो होते हैं उनकी विदेश नीति में क्या होता है। जो आइडियलिस्ट होते हैं वो किस चीज को प्रमोट करते हैं, आइडियलिस्ट। तो उनकी जो विदेश नीति होती है ना, ठीक है, नैतिकतावादी, उसमें क्या होता है वो शांति की बात करते हैं हमेशा कि शांति हो इस तरह से। और सहयोग की बात करेंगे, नियम आधारित विश्व की बात करेंगे। जहां बात आती है नियम आधारित विश्व की, तो मैं पर्सनली एक बात बताऊं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जो चाइना है इस समय बहुत हद तक यूएस भी है। तो अब मान लीजिए जो चाइना है ये कहता है कि हम जो नियम आधारित विश्व है जैसे जिस तरह से विश्व चलता है नियम के अकॉर्डिंग, जैसे यूएनओ हो गया, इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया को एक तरह से संचालित करने का काम करती है कि शांति बनी रहे, आपस में सहयोग हो देशों में और व्यापार वगैरह सब अच्छे से चलता रहे। तो उस तरह से जो नियम आधारित विश्व चल रहा है। लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आती, जो चाइना है, चाइना देखो एक तो ना इस जो नियम आधारित विश्व है और उसको मानता नहीं, वो मानते ही नहीं, मैं तो मानता नहीं कि मानता है, वो नहीं मानता। और बात करें यूएनएससी में तो उसको वीटो पावर दे रखी है, स्थायी सीट दे रखी है, तब वहां जाकर तो बड़ी जल्दी से वीटो लगा देता है। वो इंडिया के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट जो उसके हित से मैच नहीं करते हैं देश, उनके खिलाफ एकदम से वीटो लगा देता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आती कि इतनी पावर क्यों लेकर बैठा है जब वो इस विश्व नियम आधारित विश्व को नहीं मानता बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मान लो, जैसे एक आपने संधि सुनी होगी अनक्लोज। अनक्लोज क्या है, ये तय करता है कि जो एक देश है उसकी जो कोस्ट लाइन है, बेस लाइन, ठीक है, जो उसके किनारा है जो पानी से अटैच होता है समुद्र से, उसकी बेस लाइन से जो आपको पता 12 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, तो इतनी जो 200 नॉटिकल मील तक है तो उसको काफी उस पर राइट होता है। तो जो चाइना होता है वो जैसे वियतनाम हो गया, इधर फिलीपींस हो गया, उधर जापान हो गया, ये छोटे छोटे देश हैं, तो इनसे हमेशा टकराता ही रहता है कि ये समुद्र मेरा है, इतनी मेरी है सीमा, इतनी मेरी है, वो मानता नहीं है उसको कुल मिलाकर। तो यहाँ ध्यान तो देना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं रियलिस्ट की, यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब सिंपल सा मतलबी, हमारा काम निकल जाए किसी भी तरह से, उल्ट साम दान दंड भेद जो भी है उससे। तो यथार्थवादी क्या करते हैं इस वाली विचारधारा में, शक्ति प्राप्त करो, इसका मोटिव होता है शक्ति प्राप्त करो, कैसे भी पावरफुल बनो। और सुरक्षा जो होती है ना, सुरक्षा किसी भी कोई देश हो या पर्सनली आप लाइफ में मानो, तो जो सुरक्षा होती है उसका दायित्व खुद का होता है, दूसरे के भरोसे नहीं बैठा होता। जब तक दूसरा आता है तब तक तीसरा ठीक कर देता है। ठीक है, तो जो सुरक्षा होती है स्वयं का दायित्व होता है, वो किसी दूसरे के भरोसे नहीं रखी जाती है सुरक्षा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, दोनों को मिले जुले रूप को क्या कहते हैं हम, प्रैग्मेटिक। ठीक है, प्रैग्मेटिक पॉलिसी कहते हैं इन दोनों को मिलाकर, रियलिस्ट और आइडियलिस्ट जो विचारधारा है इनको मिलाकर क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक। तो हमने क्या देखा, हमने आज देखा कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं वो किस बेस पर डिसाइड होते हैं कि कौन हमारा मित्र होगा कौन हमारा दुश्मन होगा। इसमें हमने बहुत सारी डायमेंशन देखी हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमारी जो हमने जो आज सीखा इससे क्या आपको कुछ थोड़ा लाभ हुआ या नहीं।
और यदि इसमें कुछ और सुधार करना है तो आप बता सकते हैं अपनी राय कमेंट में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।